नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 से लेके जो अभी तक का समसामयिक घटनाक्रम है, ये सबको हम कवर करेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम छोटे छोटे वीडियो पार्ट में अब आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता जो नियुक्त हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता जो नियुक्त, उनका नाम विवेक शर्मा जी हैं, श्री विवेक शर्मा जी। इनके पहले जो महाधिवक्ता थे ये किनके स्थान पे आए हैं, तो वो जो पुराने थे वो थे श्री प्रफुल्ल भरत एन, माफ़ कीजिएगा, श्री प्रफुल्ल एन भरत उनका नाम था, जो पूर्व महाधिवक्ता थे। इनसे पहले विवेक शर्मा जी अब जी जो नियुक्त हुए उससे पहले तो उनका नाम था श्री प्रफुल्ल एन भरत। अब ये थोड़ा सा महाधिवक्ता को जान लेते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले महाधिवक्ता का जो पद होता है वो हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत बताया गया है कि हमारे राज्य में या किसी भी राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में। तथा ये जो महाधिवक्ता होता है राज्य का सबसे सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी राज्य का होता है। जैसे कि भारत में होता है महान्यायवादी, वो पूरे भारत देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। तो इसी तरह ये महाधिवक्ता होते हैं जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं किसी राज्य सरकार का, यहाँ पे सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। तथा इनकी जो नियुक्ति होती है ये राज्यपाल करते हैं इनकी नियुक्ति, तथा ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक इनकी नियुक्ति होती है। ये राज्यपाल जब भी चाहे इनको अपनी मर्जी से हटा सकता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। अब इनकी किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनने के लिए उसकी पात्रता या योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि वो 10 वर्षों तक वकालत या न्यायिक पद का अनुभव उसको होना चाहिए। 10 वर्षों तक उसको या तो वकालत किया हो या तो कोई न्यायिक पद का उसको अनुभव हो। वह अगर सीधा शब्दों में बोले तो वह व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता हो, ऐसा व्यक्ति वो होना चाहिए। तो ये हो गया इसकी योग्यता की बात, 10 वर्षों तक वकालत या न्यायिक पद का अनुभव। अब इनकी भूमिका देख लेते हैं, इनकी क्या क्या भूमिका है। तो सबसे पहले ये राज्य सरकार को विधिक सलाह देते हैं, लीगल जो भी बोल जाए। अगर कोई भी सरकार को सलाह की जरूरत होती है विधिक सलाह की, तो ये उनको सलाह देते हैं। तथा कोई भी अगर राज्य का मुद्दा होता है या कोई भी मामले राज्य से जुड़े कोई भी मामले होते हैं तो या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये उस राज्य का, उस सरकार की तरफ से उस राज्य सरकार का पक्ष को उस वहाँ रखते हैं। तथा राज्य सरकार द्वारा मांगे गए किसी भी विषय पर कानूनी राय देते हैं। ये सबसे पहले कोई भी मामला होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखते हैं, और राज्य सरकार अगर कोई भी कानूनी राय मांगता है तो ये उनको सलाह देते हैं। तो ये हुआ महाधिवक्ता का बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो धान खरीदी, अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। धान खरीदी 2025-26, तो ये कब से कब तक चल रहा है? तो ये चल रहा है 15 नवंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। और ये जो धान खरीदी होता है ये किसके माध्यम से होता है? ये तो मार्केट के माध्यम से होता है। राज्य सहकारी विपणन संघ, राज्य सहकारी विपणन संघ मार्केट बोलते हैं इनको, माध्यम से धान खरीदा जाता है। और जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र हैं वो कितने हैं? 2739 प्लस, मतलब 2739 अधिक भी है, 2739 से अधिक सब धान खरीदी केंद्र हैं। तथा ये जो धान खरीदी केंद्र का कॉल सेंटर नंबर होता है ये है 1800-233-366। ये अगर एक बार और बता देता हूँ, 1800-233-366 ये कॉल सेंटर नंबर है। 1800-2333-66। अब तो ये हो गया धान खरीदी का। कौन लेता है? मार्केट के माध्यम से खरीदा जाता है। कब से कब तक चलेगा? 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, मतलब 15 नवंबर से 31 जनवरी। और इसका खरीदी केंद्र अगर देखा जाए तो जो नए बने 2739 से भी अधिक नए केंद्र बने हैं। तथा इसका कॉल सेंटर नंबर है 1800-233-366। अब धान खरीदी के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तुहर टोकन, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस जो टोकन, ये जो टोकन का जो सुविधा है लोगों को, ये क्या क्या फ़ायदा है इस टोकन से, मतलब ऐप से,
तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऐप को लॉन्च किया गया है, ये कौन किया है? ये खाद्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पे खाद्य विभाग द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया, शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो उद्देश्य ये है कि जितने भी वहाँ के मतलब जो धान बेचने आते हैं उसमें कोई धांधली ना हो, उस पारदर्शिता बने रहे, समय की बचत हो और सबको एकदम बराबर अवसर मिले। क्योंकि टोकन लेने की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत से लोगों को टोकन मिलता है, बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से ये टोकन बेचने का या बोला जाए तो टोकन देने का एक मोबाइल ऐप के माध्यम से शुरुआत किया गया है। तो सबसे पहले जो मोबाइल ऐप का खासियत क्या है, तो जो धान खरीदी केंद्र की जो जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं, जो मतलब उस केंद्र के जो 70% टोकन होगा वो ऐप के माध्यम से टोकन मतलब बटेगा। जितना भी उस केंद्र में मान लो उस केंद्र में 100% टोकन है तो 70% टोकन वो मोबाइल ऐप के माध्यम से ही लोगों को मिलेगा तथा 20% बिना मोबाइल ऐप के मिलेगा। और उस 70% में भी जो 70% में जो जितना भी है मोबाइल के माध्यम से मिलेगा उसमें 80% लघु और सीमांत कृषकों के लिए रहेगा तथा जो 20% रहेगा वो दीर्घ कृषकों के लिए आरक्षित रहेगा, जिसमें 80% लघु एवं सीमांत और 20% दीर्घ को आरक्षित रहेगा। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो खरीदी केंद्र का 70% टोकन मोबाइल के माध्यम से मतलब ऐप के माध्यम से बटेगा और उस 70% में 80% लघु और सीमांत कृषक के लिए आरक्षण है और तथा 20% कृषक जो बृहद है उनको 20% रहेगा। तो ये हो गया मोबाइल ऐप के बारे में। तो चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सुनील मरकाम, जो हमारे सुकमा के एक होनहार व्यक्ति हैं जो अभी चर्चा में आए हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ से है, तो ये सुकमा के छिंदगढ़ ब्लॉक के धोबनपाव गांव से है। सुकमा जिला के छिंदगढ़ ब्लॉक के धोबनपाल गांव, ये नाम को याद रखिएगा। जिला सुकमा, ब्लॉक छिंदगढ़, गांव कौन सा है, धोबनपाल। अब ये चर्चा में क्यों आए हैं, तो ये चर्चा में इनका मुख्य कारण है, ये संसद भवन में जो एक कार्यक्रम चल रहा था, पे होमेज टू आवर नेशनल लीडर्स, पे होमेज टू आवर नेशनल लीडर्स कार्यक्रम चल रहा था। उसमें अपने छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से उस संसद भवन में अंग्रेजी में एकदम शानदार इन्होंने भाषण प्रस्तुत किया है, इस वजह से ये चर्चा में आए हैं। तथा इनकी जो अगर इनकी और विशेष बातें देखा जाए तो सबसे पहले जो 2022 में राष्ट्रीय युवा सांसद कार्यक्रम हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था तथा पूरे देश में जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया था उस सभी में ये 6वें नंबर पे इन्होंने अपना स्थान बनाया था। 6वें नंबर पे इन्होंने स्थान बनाया था 2022 में। और अभी चर्चा में देखा जाए तो इन्होंने भाषण दिया है संसद भवन में अंग्रेजी में। तो ये तो हो गया सुनील मरकाम जी का। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो जैसे अभी छत्तीसगढ़ में जो अभी 8 शहरों में कचरे से गैस बनाने का जो प्लांट स्थापित किया गया है उसके बारे में है। जो कचरे से गैस बनाने के लिए जो अभी प्लांट स्थापित किए जाएंगे छत्तीसगढ़ में 8 शहरों का चयन किया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो गैस प्लांट बनाने के लिए इसमें टोटल पैसे कितने लगाए गए हैं, तो इसमें टोटल 1000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ये 2 कंपनियां इसमें पैसा लगा रही हैं, तो ये 2 कंपनियों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले गेल और दूसरा BPCL। गेल मतलब गेल इंडिया लिमिटेड और दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब गेल और BPCL। तथा ये जो प्लांट बन रहा है ये कब तक इसको स्टार्ट किया जाना है, तो ये 2026 के अंत तक इसको प्लांट को शुरू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर जो गेल और BPCL है ये इनको अलग अलग शहर डिवाइड है, कौन सा कंपनी मतलब कौन सा शहर में कौन कौन सी कंपनी अपना प्लांट स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले गेल का याद रखिएगा। जो गेल प्लांट स्थापित करेगी वो करेगी अंबिकापुर में, रायगढ़ में, भिलाई में और कोरबा में। गेल करेगा अंबिकापुर, रायगढ़, भिलाई और कोरबा। और जो BPCL है मतलब पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो करेगा रायपुर में, बिलासपुर में, राजनांदगांव और धमतरी में। जो BPCL है रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी, और गेल है वो अंबिकापुर, रायगढ़, भिलाई, कोरबा। इतना आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो मतलब इसका उद्देश्य क्या है, जो भी है ये जो प्लांट स्थापना करने का उद्देश्य, तो ये उद्देश्य राज्य में जितने भी
वो चीज़ है, कचरा है, उसको प्रबंधन करके एक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन के लिए बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये तो हो गया कचरे से गैस बनाने पर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है कृत्रिम गर्भधान से जन्मी पहली पुंगनुर मादा गाय। मतलब ये एक कृत्रिम गर्भधान से एक पुंगनुर गाय का जन्म हुआ है, उसको बारे में थोड़ा सा भी चर्चा में हो तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जन्म कहाँ हुआ है? ये छत्तीसगढ़ के जसपुर में इसको कृत्रिम गर्भधान से इसको जन्म लिया है। तथा इसको पुंगनुर जो गाय है वो उसका थोड़ा सा बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मूल स्थान का है, तो पुंगनुर से याद रखिएगा आप, आंध्र प्रदेश के जो चित्तूर जिला उसमें एक क्षेत्र है पुंगनुर नाम का क्षेत्र है, उसी जगह का ये मूल गाय है। तो इसी नाम से पुंगनुर या पुंगनुर, मतलब उसका जो आंध्र प्रदेश का पुंगनुर गाय है उसी के नाम पे ये रखा है। और इसका खासियत है ये विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी गाय नस्ल है। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी गाय नस्लों में से एक है। तथा इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और इसका वजन होता है 110 से 200 किलोग्राम। 110 से 200 किलोग्राम इसका वजन होता है। तथा इसकी जो हाइट होती है वो 70 to 90 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो वजन होता है 110 किलोग्राम से 200 या 200 किलोग्राम होता है इसका वजन। अब इसकी जो मेन विशेषता है, ये जो गाय है उसकी विशेषता, ये जो दूध देती है उसमें सबसे ज़्यादा A2 प्रोटीन की अधिकता होती है। देखिए A2, ये याद रखिएगा, जो पुंगनुर गाय में कि दूध में कौन से प्रोटीन की अधिकता होती है, तो A2 प्रोटीन की अधिकता होती है। तो ये हमारा ये एक पेज का हो गया करंट अफेयर्स हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम छोटे छोटे वीडियो पार्ट्स में ही आपको समझाएंगे पूरे इस करंट अफेयर्स को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।